हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जिसको हम लोग हैसअप भी कहते हैं, क्या है ये स्टैंडर्ड? इस स्टैंडर्ड में टोटल कितने क्लॉज हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HACCP, जिसको हम लोग हैसअप भी कहते हैं। ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, इस स्टैंडर्ड के अंदर टोटल कितने क्लॉज हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्टैंडर्ड के क्लॉज को किस प्रकार हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, HACCP के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से उस वीडियो का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफ़ी हाई पिच पे चला गया था, जिसकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर ने हमें रिक्वेस्ट करी कि इस वीडियो को दोबारा से लॉन्च करें विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक। तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट में दोबारा से लॉन्च किया। पहले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था HACCP के 7 प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उसके पार्ट 2 के बारे में, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं HACCP स्टैंडर्ड के बारे में कि इस स्टैंडर्ड के अंदर जो टोटल 12 क्लॉज हैं वो क्या कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इस स्टैंडर्ड को किस प्रकार हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे आप हैसअप सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके लिए हम देखेंगे हैसअप सिस्टम के अंदर टोटल 12 क्लॉज हैं, जिसको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्लॉज है असेंबल हैसअप टीम। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग फूड ऑपरेशन को आश्वस्त करना चाहिए कि उपयुक्त प्रोडक्ट, स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपर्ट एक इफेक्टिव हैसअप प्लान के डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल हैं। इसमें वैकल्पिक रूप से ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को इकट्ठा करके पूरा किया जा सकता है। जहां ऐसे एक्सपर्ट साइट पर उपलब्ध नहीं है, वहां अदर सोर्सेस जैसे ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, हैसअप लिटरेचर और हैसअप गाइडलाइन से एक्सपर्ट एडवाइस प्राप्त की जानी चाहिए। ये पॉसिबल हो सकता है कि इस तरह की गाइडलाइन की नॉलेज वाला वेल ट्रेन्ड इंडिविजुअल हैसअप को इंटरनल रूप से लागू करने में सक्षम हो। इसके अकॉर्डिंग हैसअप प्लान के स्कोप को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। स्कोप को डिस्क्राइब करना चाहिए कि फूड चेन का कौन सा सेगमेंट शामिल है, और इसमें हैजर्ड के जनरल क्लासेस को संबोधित किया जाना चाहिए। दूसरा है डिस्क्राइब प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट का फुल डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें रिलेवेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन शामिल है, जैसे कंपोजिशन, फिजिकल, केमिकल स्ट्रक्चर जैसे AW, pH एक्सेट्रा, माइक्रोसिडिकल, स्टैटिक ट्रीटमेंट जैसे हीट ट्रीटमेंट, फ्रीजिंग, ब्रीनिंग, स्मोकिंग एक्सेट्रा, पैकेजिंग, ड्यूरेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड। इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट वाले बिजनेसेस के अंदर जैसे केटरिंग ऑपरेशन हैसअप प्लान के डेवलपमेंट के उद्देश्य से समान विशेषताओं या प्रोसेसिंग वाले ग्रुप प्रोडक्ट इफेक्टिव हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई इंटेंडेड यूज। इसमें इच्छित उपयोग एंड यूजर या कंज्यूमर द्वारा प्रोडक्ट के अपेक्षित उपयोग पर आधारित होना चाहिए। स्पेसिफिक मामलों में पॉपुलेशन के कमजोर ग्रुप्स जैसे इसमें इंस्टीट्यूशनल फीडिंग पर विचार करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्ट फ्लो डायग्राम। इसमें फ्लो डायग्राम का निर्माण हैसअप टीम द्वारा किया जाना चाहिए। फ्लो डायग्राम में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऑपरेशन के सभी स्टेप को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें एक ही फ्लो डायग्राम का उपयोग कई प्रोडक्ट के लिए किया जा सकता है जो समान प्रोसेसिंग स्टेप का उपयोग करके मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। इसमें किसी दिए गए ऑपरेशन में हैसअप लागू करते समय स्पेसिफाइड ऑपरेशन से पहले और बाद के स्टेप पर विचार किया जाना चाहिए। क्लॉज नंबर 5 में आता है ऑन साइट कंफर्मेशन ऑफ फ्लो डायग्राम। इसमें सभी स्टेप और ऑपरेशन के घंटों के दौरान फ्लो डायग्राम के खिलाफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन की कंफर्मेशन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, और जहां उपयुक्त हो वहां फ्लो डायग्राम में अमेंडमेंट करने चाहिए। फ्लो डायग्राम की कंफर्मेशन एक पर्सन या प्रोसेसिंग की सफिशिएंट नॉलेज वाले पर्सन्स द्वारा की जानी चाहिए।
दोस्तों क्लोज नंबर 6 है लिस्ट ऑल पोटेंशियल हैजर्ड एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, कंडक्ट ए हैजर्ड एनालिसिस एंड कंसीडर एनी मेजर्स टू कंट्रोल आइडेंटिफाइड हैजर्ड। इसमें हैजर्ड टीम को उन सभी हैजर्ड की लिस्ट बनानी चाहिए जहां प्राइमरी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर कंजम्पशन की पॉइंट तक के दायरे के अनुसार ईच स्टेप में हैजर्ड होने की उम्मीद की जा सकती है। हैजर्ड टीम को अगले हैजर्ड प्लान को आइडेंटिफाई करने के लिए एक हैजर्ड एनालिसिस करना चाहिए। हैजर्ड एनालिसिस करने में जहां भी संभव हो इन पॉइंट्स को शामिल किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है हैजर्ड की संभावित घटना और उनके प्रतिकूल हेल्थ इफेक्ट की गंभीरता। पॉइंट नंबर 2 हैजर्ड की प्रेजेंस का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, कंसर्न के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल या मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट नंबर 3 टॉक्सिन फूड, केमिकल या फिजिकल एजेंट के फूड प्रोडक्ट में प्रोडक्शन या परसिस्टेंस। और लास्ट पॉइंट है इन सभी के लिए लीडिंग कंडीशंस। ऑर्गेनाइजेशन को इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक हैजर्ड पर कौन से कंट्रोल मेजर लागू किए जा सकते हैं। यहां पर एक स्पेसिफिक हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए एक से अधिक कंट्रोल मेजर की आवश्यकता हो सकती है और एक से अधिक हैजर्ड को एक स्पेसिफाइड कंट्रोल मेजर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हैजर्ड सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 है डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। यहां एक से अधिक सीसीपी हो सकते हैं जिस पर एक ही हैजर्ड से निपटने के लिए कंट्रोल लागू किया जा सकता है। हैजर्ड सिस्टम में एक सीसीपी के निर्धारण को एक डिसीजन ट्री के एप्लीकेशन द्वारा आसान बनाया जा सकता है जो एक लॉजिक रीजनिंग अप्रोच को इंडिकेट करते हैं। डिसीजन ट्री का एप्लीकेशन लचीला होना चाहिए, ये देखते हुए कि ऑपरेशन, प्रोडक्शन, स्लॉटर, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या अदर के लिए है या नहीं। सीसीपीस का निर्धारण करते समय इसका उपयोग गाइडेंस के लिए किया जाना चाहिए। डिसीजन ट्री का ये एग्जाम्पल सभी सिचुएशन पर लागू नहीं हो सकता, अदर अप्रोच भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह डिसीजन ट्री के एप्लीकेशन में ट्रेनिंग की सिफारिश की जाती है। यदि किसी ऐसे स्टेप पर हैजर्ड की पहचान की गई है जहां सेफ्टी के लिए कंट्रोल आवश्यक है और उस स्टेप में मौजूद कोई कंट्रोल मेजर नहीं है तो उस स्टेप में प्रोडक्ट या प्रोसेस को मॉडिफाई किया जाना चाहिए। ये पहले या बाद के स्टेप पर नियंत्रण उपाय शामिल करने चाहिए। दोस्तों क्लोज नंबर 8 है एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट फॉर ईच सीसीपीस। यहाँ प्रत्येक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के लिए क्रिटिकल लिमिट स्पेसिफाइड और वैलिडेट होने चाहिए। कुछ मामलों में एक पर्टिकुलर स्टेप में एक से अधिक क्रिटिकल लिमिट या क्रिटिकल लिमिट का विस्तार किया जाएगा। अक्सर उपयोग किए जाने वाले मेजरमेंट में टेम्परेचर, टाइम, मॉइस्चर लेवल, पीएच लेवल, AW, अवेलेबल क्लोरीन और टेक्सचर और विजुअल एक्सपीरियंस सेंसर पैरामीटर शामिल हो सकते हैं। जहां एक्सपर्ट द्वारा डेवलप्ड हैसअप गाइडलाइन का उपयोग क्रिटिकल लिमिट स्थापित करने के लिए किया गया है या सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये लिमिट स्पेसिफिक प्रोडक्ट या विचाराधीन प्रोडक्ट के ग्रुप पर पूरी तरह से लागू हों। यहाँ ये क्रिटिकल लिमिट को लिमिट्स योग्य होना चाहिए। क्लॉज नंबर 9 है एस्टेब्लिश ए मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ईच सीसीपीज। मॉनिटरिंग के एक सीसीपी की क्रिटिकल लिमिट के रिलेटिव निर्धारित मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन है। मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स को सीसीपी पर कंट्रोल के लॉस का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा एडजस्टमेंट करने के लिए, प्रोसेस की कंट्रोल को सुनिश्चित करने के लिए, क्रिटिकल लिमिट के उल्लंघन को रोकने के लिए मॉनिटरिंग आदर्श रूप से समय पर ये इंफॉर्मेशन प्रदान करें। जहां संभव हो प्रोसेस एडजस्टमेंट तब किया जाना चाहिए जब मॉनिटरिंग के रिजल्ट सीसीपी पर कंट्रोल के लॉस की और रुझान दर्शाते हैं। डेविएशन होने से पहले एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। मॉनिटरिंग से प्राप्त डाटा का इवैल्यूएशन एक डेजिग्नेटेड पर्सन द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पास इंडिकेशन दिए जाने पर करेक्टिव एक्शन करने के लिए नॉलेज और अथॉरिटी हो। यदि मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस नहीं हो रही है तो कंट्रोल्ड में मॉनिटरिंग की अमाउंट या फ्रीक्वेंसी सीसीपी की गारंटी के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।
सीसीपी के लिए अधिकांश मॉनिटरिंग प्रोसीजर को तेजी से करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित होते हैं और लेंथी एनालिटिकल टेस्टिंग के लिए समय नहीं होता है। फिजिकल और टेक्निकल मेजरमेंट अक्सर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे तेजी से किए जा सकते हैं और अक्सर प्रोडक्ट की माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल को इंडिकेट कर सकते हैं। सीसीपी की मॉनिटरिंग से जुड़े सभी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट पर मॉनिटरिंग करने वाले पर्सन और कंपनी के एक रिस्पॉन्सिबल व्यूइंग ऑफिशियल द्वारा साइन किए जाने चाहिए। क्लॉज नंबर 10 है एस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शंस। इसमें डेविएशन होने पर उनसे निपटने के लिए हैसअप सिस्टम में प्रत्येक सीसीपी के लिए स्पेसिफिक करेक्टिव एक्शन डेवलप किए जाने चाहिए। एक्शन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीसीपी को कंट्रोल में लाया गया है। किए गए एक्शन में अफेक्टेड प्रोडक्ट का प्रॉपर डिस्पोजिशन भी शामिल होना चाहिए। डेविएशन और प्रोडक्ट डिस्पोजिशन प्रोसीजर्स को हैसअप रिकॉर्ड कीपिंग में डॉक्यूमेंटेड किया जाना चाहिए। क्लॉज नंबर 11 है एस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। इसमें वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश करें। रैंडम सैंपलिंग और एनालिसिस सहित वेरिफिकेशन और ऑडिट मेथड, प्रोसीजर और टेस्ट का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि हैसअप सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। वेरिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी यह कंफर्म करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि हैसअप सिस्टम इफेक्टिव ढंग से काम कर रहे हैं। यहाँ पर वेरिफिकेशन उस पर्सन के अलावा किसी अदर पर्सन द्वारा किया जाना चाहिए जो मॉनिटरिंग और करेक्टिव एक्शन के लिए जिम्मेदार है। जहाँ कुछ वेरिफिकेशन एक्टिविटीज घर में नहीं की जा सकती हैं, वहाँ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स या क्वालिफाइड थर्ड पार्टीज द्वारा बिजनेस की ओर से वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। वेरिफिकेशन एक्टिविटीज के कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है रिव्यू ऑफ HACCP सिस्टम एंड प्लान एंड इट्स रिकॉर्ड्स। Second point, review of deviation and product dispositions. Third point, confirmation that CCPs are kept under control. इसमें जहां संभव हो वैलिडेशन एक्टिविटीज में हैसअप सिस्टम की सभी एलिमेंट्स के प्रभाव को कंफर्म करने के लिए एक्शन शामिल होने चाहिए। क्लॉज नंबर 12 है एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। इसमें हैसअप सिस्टम की एप्लीकेशन के लिए एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग आवश्यक है। हैसअप प्रोसीजर को डॉक्यूमेंटेड किया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग ऑपरेशन के नेचर और साइज के उपयुक्त होना चाहिए और बिजनेस को ये वेरीफाई करने में सहायता करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि हैसअप सिस्टम कंट्रोल में है और मेंटेन रखा जा रहा है। एक्सटर्नली रूप से डेवलप्ड हैसअप गाइडेंस मटेरियल का उपयोग डॉक्यूमेंटेशन के हिस्से के रूप में किया जा सकता है, बशर्ते कि वे मटेरियल बिजनेस के स्पेसिफिक फूड ऑपरेशन को रिफ्लेक्ट करते हों। डॉक्यूमेंटेशन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हैजर्ड एनालिसिस करना, सीसीपी डिटर्मिनेशन, क्रिटिकल लिमिट डिटर्मिनेशन। रिकॉर्ड एग्जांपल्स हैं जैसे सीसीपी मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज, डेविएशन एंड एसोसिएटेड करेक्टिव एक्शंस, वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, मॉडिफिकेशन टू द हैसअप प्लान। यह एक सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इफेक्टिव हो सकता है और एम्प्लॉयज को आसानी से कम्युनिकेटेड किया जा सकता है। इसे एग्जिस्टिंग ऑपरेशन में इंटीग्रेटेड किया जा सकता है और इसमें एग्जिस्टिंग पेपर वर्क का उपयोग कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी इनवॉइस और चेकलिस्ट रिकॉर्ड करने के लिए एटसेट्रा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करी कि हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के टोटल कितने क्लॉज हैं, उन क्लॉज को किस प्रकार समझने के बाद हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दिल से आपको थैंक यू है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।